ये चर्चा यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे हाथ इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने लगे हैं जो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक तूफान था जिसने हिंदुस्तान की जमीन और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे उस तूफान के केंद्र में ले जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या 1857 की क्रांति वाकई एक असफल विद्रोह था, या फिर इसने उस आजादी की नींव रखी जो 90 साल बाद मिली? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि 1857 की कहानी सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये 100 साल से सुलग रहे गुस्से की, टूटे हुए वादों की और धर्म पर होते हमले की कहानी है। हम स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैरकपुर की छावनी में एक सिपाही की बंदूक से निकली चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग कैसे बन गई। तो फिर चलिए सीधे उसी चिंगारी से शुरू करते हैं। दिसंबर 1856 अंग्रेज एक नई राइफल लेकर आते हैं, एनफील्ड राइफल। सुनने में तो ये एक मामूली सा मिलिट्री अपग्रेड लगता है ना? बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है। पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक नई ज्यादा असरदार राइफल। लेकिन शैतान तो अक्सर छोटी छोटी बातों में ही छुपा होता है। इस राइफल के कारतूस की बनावट ही इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। अच्छा। हाँ, कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसके ऊपरी सिरे को दांत से काटना पड़ता था। और यहीं से वो अफवाह फैली जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, बंगाल सेना में ये बात जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस या चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की है। और इसे सिर्फ एक अफवाह की तरह नहीं देखा गया। सैनिकों के लिए ये महज चर्बी नहीं थी, ये उनका धर्म था। हिंदू सैनिक के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिक के लिए सूअर हराम। तो नहीं लगा भी ये कोई गलती नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश है। हाँ, कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और उन्हें ईसाई बना दिया जाए। ये उनके विश्वास और उनकी पहचान पर सीधा हमला था। तो मतलब ये राइफल वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। पर ये ऊंट पहले से ही 100 साल का बोझ उठाया चल रहा था। वो कौन से बोझ थे, वो कौन से गहरे कारण थे जो इस गुस्से को हवा दे रहे थे? इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और सबसे पहले हमें राजनीतिक कारणों को देखना होगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये भारतीय राजाओं के आत्मसम्मान पर एक क्रूर हमला था। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका राजपाट सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था, ये तो सदियों से चली आ रही परंपराओं और वंश को मिटाने जैसा था। झांसी, सतारा, नागपुर, एक एक करके कई रियासतें इसका शिकार बनी। और फिर 1856 में अवध का विलय हुआ। कारण क्या बताया? कुशासन। अवध का विलय तो एक बहुत बड़ा झटका था, खासकर सैनिकों के लिए। बहुत बड़ा। आपको पता है, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में लगभग 75,000 सैनिक अकेले अवध से थे। अच्छा। हाँ, तो जब उन्होंने सुना कि उनके घर, उनकी जमीन पर अंग्रेजों ने कुशासन का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया है, तो ये उनके लिए एक निजी अपमान बन गया। और नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन भी रोक दी गई थी। हाँ, तो राजा, नवाब, सैनिक, मतलब हर कोई अपमानित महसूस कर रहा था। ये तो हुई सत्ता की बात। लेकिन आम आदमी का क्या उसके गुस्से की कोई वजह थी? सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक लूट। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थीं मानो वो भारत के शरीर से धीरे धीरे सारा खून चूस रहे हों। भारी टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी और भारत के जो विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग थे, जैसे ढाका का मलमल या बनारस की साड़ियां, हाँ, उन्हें सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया गया। भारत को सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला देश और इंग्लैंड में बने सामान का बाजार बना के रख दिया गया था। कारीगर और बुनकर रातों रात बेरोजगार हो गए। और मुझे लगता है कि जब पेट की आग और धर्म का अपमान मिल जाए तो वो सबसे खतरनाक मिश्रण होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंग्रेज सिर्फ जमीन और पैसा ही नहीं ले रहे थे, वो लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल दे रहे थे। जैसे ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट देना। हाँ, और फिर 1850 में लेक्स लोकी एक्ट आया। ये एक बहुत चालाकी से बनाया गया कानून था। इसका मतलब था कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अच्छा, तो इसे धर्म बदलने के लिए एक सरकारी लालच के तौर पर देखा गया। बिल्कुल।
सती प्रथा का अंत जैसे सुधार भले ही नेक इरादे से किए गए हों, लेकिन आम लोगों ने उसे भी अपनी परंपराओं पर विदेशी हमले के तौर पर ही देखा। तो माहौल पूरी तरह से बारूद के ढेर जैसा बन चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी बने मंगल पांडे। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। क्या हुआ था उस दिन? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। जब अंग्रेज अधिकारियों मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग ने दबाव डाला तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। ये एक व्यक्ति का विद्रोह नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान के दबे हुए गुस्से की पहली आवाज थी। सही कहा। और इस आवाज की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि मंगल पांडे को फांसी देकर वो विद्रोह को दबा नहीं रहे, बल्कि एक शहीद को जन्म दे रहे हैं। मंगल पांडे की शहादत ने आग को और भड़का दिया। और इसके बाद वो गुप्त संदेश वाला सिलसिला शुरू हुआ, कमल और रोटी का। हाँ, विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। कमल का फूल सैनिक टुकड़ियों में एक से दूसरी जगह जाता था, और रोटी एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ये आने वाले तूफान का एक खामोश ऐलान था। बिल्कुल। और फिर वो तूफान आया। 10 मई 1857, मेरठ। यहां से विद्रोह ने एक संगठित रूप ले लिया। मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगल सल्तनत का प्रतीक थी। 11-12 मई तक विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने 82 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिया। हालांकि जफर के पास असली ताकत तो थी नहीं। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक नेता थे, एक झंडे की तरह थे जिसके नीचे सारे विद्रोही एकजुट हो सकते थे। दिल्ली में असली सैन्य कमान तो बरेली से आए जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो एक बहुत काबिल सेनापति थे। तो दिल्ली पर कब्जे के बाद ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। लेकिन आग को फैलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। इस क्रांति की हवा कौन थे? मतलब वो कौन से चेहरे थे जो इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे? कई महान चेहरे थे। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। और लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने जनरल ह्यूरोज की विशाल सेना का जिस बहादुरी से सामना किया वो तो इतिहास में अमर है। जून 1858 में ग्वालियर में लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी से उनका दुश्मन ह्यूरोज भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने लिखा, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। सोचिए, ये शब्द दुश्मन के मुंह से निकले थे। वाकई। और कानपुर में भी विद्रोह की ज्वाला बहुत तेज थी। वहां नाना साहब और तात्या टोपे थे। हाँ, कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जिनका असली नाम धुंडू पंत था, और उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति तात्या टोपे। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए लड़ी। जब लखनऊ पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और नेपाल में शरण ले ली। लेकिन एक कहानी तो ऐसी है जो आज भी अविश्वसनीय लगती है। बिहार के एक 80 साल के जमींदार की कहानी। आप वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, जगदीशपुर के 80 वर्षीय शेर। वाह। इस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति से विलियम टेलर और विंसेंट आयर जैसे अंग्रेज कमांडरों को कई बार धूल चटाई। उनके बारे में वो किस्सा भी मशहूर है कि उन्होंने अपनी बाह काटकर गंगा को समर्पित कर दी थी। हाँ, जब उनकी एक बाह में गोली लगी तो उन्हें डर हुआ कि जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। उन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी वो बाह काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दी। 80 साल की उम्र में। ये तो कल्पना से भी परे हैं। इससे पता चलता है कि आज़ादी का जज्बा किस हद तक था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था अंग्रेजों ने। हाँ, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, बरेली में खान बहादुर खान, और ये आग राजस्थान तक भी पहुंची, जहां नसीराबाद छावनी से विद्रोह शुरू हुआ। इतनी बहादुरी, इतना व्यापक गुस्सा, इतने सारे नेता,
इसके बावजूद हम जानते हैं कि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज इसे कुचलने में कामयाब रहे। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी क्रांति नाकाम क्यों हो गई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक शब्द में है, बिखराव। बिखराव। हाँ, असल में ये एक विद्रोह था ही नहीं, ये कई विद्रोहों का एक जमावड़ा था। झांसी की रानी अपने राज्य के लिए लड़ रही थीं, नाला साहेब अपनी पेंशन के लिए और अवध के किसान अपनी जमीन के लिए। दुश्मन एक था, अंग्रेज, लेकिन सबका मकसद एक नहीं था। बिल्कुल, कोई एक केंद्रीय संगठन या एक सर्वमान्य नेता नहीं था जो इन सभी अलग अलग विद्रोहों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्रीय रणनीति बना पाता। और ये बात भी हैरान करती है कि बहुत से भारतीय उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम जैसे कई बड़े शासकों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों की मदद की। कहा जाता है कि अगर सिंधिया ने भी विद्रोह कर दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। सही बात है। इसके अलावा जो भारत का नया पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, वो भी इस विद्रोह से दूर रहा। क्यों? उन्हें लगता था कि ये विद्रोही पुराने जमाने के राजा महाराजा हैं और भारत का भला अंग्रेजों के आधुनिक शासन में ही है। और शायद अंग्रेजों के संसाधन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। निश्चित रूप से अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन हथियारों से भी ज्यादा घातक थी उनकी टेक्नोलॉजी। उनके पास रेलवे थी, जिससे वो अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। हाँ, और उनके पास था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ उस जमाने का इंटरनेट था। जब मेरठ में विद्रोह की खबर फैली तो टेलीग्राफ के जरिए ये खबर तुरंत आगरा, लाहौर और पेशावर तक पहुंच गई और वहां मौजूद अंग्रेज चौकन्ने हो गए, जबकि विद्रोहियों के पास संचार का कोई तेज साधन नहीं था। इसी एकता की कमी और संसाधनों के अंतर ने अंग्रेजों को इन्हें एक एक करके हराने का मौका दे दिया। बिल्कुल। तो विद्रोह कुचल दिया गया, हजारों लोग मारे गए, दिल्ली को बेरहमी से रौंदा गया। तो क्या सब कुछ व्यर्थ गया या इस असफलता के भी कुछ दूरगामी परिणाम हुए? बहुत बड़े और स्थायी परिणाम हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का करीब 250 साल पुराना राज खत्म हो गया। अच्छा। तो 58 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के अधीन आ गया। और इसी के साथ गवर्नर जनरल का पद वायसराय बन गया, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र भी तो पढ़ा गया था। हाँ, इलाहाबाद में। इसमें भारतीय राजाओं को तसल्ली दी गई कि अब उनकी रियासतें नहीं हड़पी जाएंगी, यानी हड़प नीति खत्म कर दी गई। ये अंग्रेजों की तरफ से एक तरह का डैमेज कंट्रोल था, कह सकते हैं, ताकि भविष्य में राजा महाराजा फिर से विद्रोह न करें। और सेना में भी तो बहुत बड़े बदलाव किए गए होंगे। आखिर विद्रोह की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सेना का पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया। पील कमीशन की सिफारिश पर फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में लागू किया गया। मतलब जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि सैनिकों में कभी भारतीय होने की एकता न पनप सके। अच्छा। भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम कर दी गई और तोपखाना यानी जो सबसे शक्तिशाली हथियार थे वो पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में रखे गए। ये जानना भी दिलचस्प है कि इतिहासकार खुद इस घटना को अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई इसे आजादी की पहली लड़ाई कहता है तो कोई महज एक सैनिक विद्रोह। हाँ, ये बहस आज भी जारी है। वीडी सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और ब्रिटिश संसद में नेता विपक्ष बेंजामिन डिज़रायली ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था। लेकिन दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार इससे सहमत नहीं थे। उनका मशहूर कथन है कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका मानना था कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं फैला था। सही। और वहीं टी.आर. होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की। तो ये सारे अलग अलग दृष्टिकोण हमें दिखाते हैं कि 1857 की घटना कितनी जटिल थी। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि 1857 सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों पर हुआ एक सैनिक गदर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100 सालों के शोषण, अपमान और विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया थी, जिसमें राजा, सैनिक, किसान, कारीगर सब शामिल थे। और भले ही ये अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल रही,
लेकिन इसने अनजाने में भारत में राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बने। इसने अंग्रेजी राज का असली चेहरा भी सबके सामने ला दिया और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। अगर कोई इस विषय को और गहराई से समझना चाहे तो वीडी सावरकर की किताब के अलावा एसएन सेन की 1857 पढ़ सकता है, जो इस विद्रोह का सरकारी इतिहास है। सैयद अहमद खां की असबाब बगावत हिंद भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, और जाते जाते एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुगल सत्ता को पूरी तरह खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। लेकिन कुछ ही साल बाद अपनी सत्ता को भारत में वैधता देने के लिए उन्होंने दिल्ली में मुगल दरबार की ही नकल करते हुए भव्य दिल्ली दरबार लगाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत दिलचस्प बात है ना? क्या ये इस बात का सबूत नहीं था कि अंग्रेज जंग तो जीत गए थे, लेकिन वो ये भी समझ गए थे कि भारतीय प्रतीकों और शान शौकत को अपनाए बिना इस विशाल देश पर शासन करना नामुमकिन है। आज हम एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास दौर की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें गुप्त और वर्धन वंश के बारे में बताते हैं और इस दौर को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, गोल्डन एज। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उन्हें एक कहानी की तरह समझना है, ताकि परीक्षा के लिए हर जरूरी पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं गुप्त वंश से। और ये जानना भी जरूरी है कि इसे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं। मतलब ये सिर्फ सोने के सिक्कों की वजह से नहीं था। अच्छा। हाँ, असल में ये नाम कला, साहित्य और सबसे बढ़कर विज्ञान में हुई उस असाधारण तरक्की की वजह से पड़ा जिसने दुनिया को शून्य जैसी देन दी। तो इस महान वंश की नींव किसने रखी? कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है श्रीगुप्त से। वो इस वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त। हाँ, और उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच आए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती गुप्त शासक असल में कुषाणों के अधीन सामंत थे। ओह, मतलब वो स्वतंत्र राजा नहीं थे? नहीं, एक तरह के गवर्नर या जागीरदार कह सकते हैं। उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की थी। बाद में जाकर इस वंश में कुल 24 शासक हुए। लेकिन स्रोतों में चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो एक संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक में क्या फर्क है? ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्रीगुप्त ने नींव जरूर रखी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस वंश को कुषाणों की अधीनता से निकालकर एक स्वतंत्र और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस दिन वो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उन्होंने गुप्त संवत यानी अपने खुद के कैलेंडर की शुरुआत की। मतलब ये एक तरह का ऐलान था। बिल्कुल, ये ऐलान था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम खुद एक शक्ति हैं। और मैंने पढ़ा है कि उनके विवाह और सिक्कों को लेकर भी कुछ खास बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट था। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। लिच्छवी? वो तो उस समय बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। एकदम सही। और इस शादी ने गुप्तों की ताकत और इज्जत दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। इसी गठबंधन का जश्न मनाने के लिए उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, जिन पर दोनों की तस्वीरें थीं। हाँ, चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों की। और उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज, जबकि शुरुआती शासकों की उपाधि सिर्फ महाराज थी। अच्छा, तो महाराज सामंतों की उपाधि थी और महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा। बिल्कुल, एक स्वतंत्र सम्राट। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने मंच तैयार कर दिया। अब आते हैं उस किरदार पर जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? ये उपाधि उन्हें इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी थी। ओके। और इसका कारण था उनकी अविश्वसनीय सैन्य विजय। सोचिए, उन्होंने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। वाओ! उनकी सैन्य रणनीति कमाल की थी। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा तो नहीं थे, जैसा कि उनकी दूसरी उपाधियों से लगता है। कविराज भी एक उपाधि है। सही कहा। और यही बात गुप्त युग को खास बनाती है। एक सम्राट का खुद कवि होना ये दिखाता है कि उस दौर में कला और ज्ञान को कितनी इज्जत दी जाती थी। उन्हें कविराज कहा गया क्योंकि वे खुद संस्कृत के बेहतरीन कवि थे। इसके अलावा परम भागवत जो दिखाता है कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और लिच्छवी दोहित्र भी। हाँ, लिच्छवी की बेटी का बेटा।
ये उपाधि वो बड़े गर्व से इस्तेमाल करते थे क्योंकि इससे उन्हें अपनी माँ के शक्तिशाली वंश की प्रतिष्ठा मिलती थी। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनकी तस्वीर, एक सम्राट की ऐसी छवि तो बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये उनके संगीत प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ वो विशाल सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीणा बजा रहे हैं। अद्भुत। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो आज भी इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। अच्छा। इसमें उनकी विजय और उनके व्यक्तित्व का शानदार वर्णन है। और एक और चौंकाने वाली बात, उनके पास एक संगठित नौसेना भी थी। नौसेना उस समय में? हाँ, जो उस दौर के भारत में एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत मानी जाती थी। यहाँ एक एरण अभिलेख का भी जिक्र है जो सती प्रथा से जुड़ा है। हाँ, हालांकि ये अभिलेख समुद्रगुप्त के काफी बाद भानुगुप्त नाम के एक शासक ने जारी करवाया था, पर ये गुप्त काल का ही है। तो इसका क्या महत्व है? इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पहला पक्का सबूत है जो पत्थर पर लिखा मिला कि उस समय सती प्रथा समाज में मौजूद थी। और हाँ, पूरे गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त के बाद की कहानी में तो एक बड़ा ड्रामा है। उनके बाद सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बने। नहीं, और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। विशाखादत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। हाँ। उसके मुताबिक समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पर बैठे, जो एक कह सकते हैं कि कमजोर शासक थे। ओके। जब शक राजा ने उन पर हमला किया और उनकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की, तो रामगुप्त तैयार हो गए। क्या? अपनी पत्नी को सौंपने के लिए? हाँ, लेकिन उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई, शक राजा को मारा और साम्राज्य की इज्जत बचाई। वाह। इसके बाद उन्होंने अपने कायर भाई रामगुप्त को भी हटा दिया, ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद सिंहासन पर बैठे। और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो भारतीय इतिहास में अमर हो गई। बिल्कुल, शकों को हराने की वजह से उन्हें शकारी मतलब शकों का दुश्मन और विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इतिहास में कुल 14 राजाओं ने ये उपाधि ली है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध हुए। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है विक्रमी संवत को लेकर। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। जो विक्रमी संवत है 57 ईसा पूर्व वाला, वो इन्होंने नहीं चलाया था। अच्छा। वो इनसे बहुत पहले उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों पर अपनी जीत की याद में चलाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान योद्धा तो थे, लेकिन लगता है कि वो कूटनीति में भी माहिर थे। ये वैवाहिक गठबंधन क्या थे? ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की शादी मध्य भारत के शक्तिशाली वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से की। इसी वाकाटक शक्ति की मदद से उन्होंने गुजरात के शक शासक रुद्र तृतीय को पूरी तरह हराया और अपने बेटे का विवाह दक्षिण के कदम्ब शासक की बेटी से करके दक्षिण से भी रिश्ते मजबूत किए। मतलब वो जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, समझदारी से भी चलता है। एकदम। और अब बात करते हैं उनकी दरबार की सबसे बड़ी शान की, नवरत्न। ये तो जैसे उस दौर के इंटेलेक्चुअल एवेंजर्स थे। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही है। उनका दरबार ज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम था। सोचिए, एक ही छत के नीचे कालिदास जैसे महाकवि हैं, भारत के शेक्सपियर। हाँ, उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इतनी मशहूर हुई कि ये पहली भारतीय रचना थी जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। और विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ तो ऐसी खोजें हुई जिन्होंने दुनिया बदल दी। बिल्कुल, वहां आर्यभट्ट थे जिन्होंने अपनी किताब सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम में दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली का सिद्धांत दिया, जिसके बिना आज कुछ भी संभव नहीं होता। कुछ भी नहीं। फिर वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश नाम का शब्दकोश लिखा। पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट है। वात्स्यायन, शंकु, क्षपनक, ये ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम था। इसी सुनहरे दौर को देखने एक चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। उसने क्या देखा यहाँ? हाँ, फाहियान बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लगभग 15 साल भारत में रहा। 15 साल? हाँ, उसने अपनी किताब फाइयोकी में लिखा कि गुप्त साम्राज्य बहुत शांत और समृद्ध था, अपराध बहुत कम थे, लोग खुशहाल थे। और उस समय गुप्तों की 2 राजधानियां थी? जी, पारंपरिक राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी बनाया था। और दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ, ये बात तो हैरान कर देती है। 1600 साल बाद भी उस पर जंग नहीं लगा। ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली जैसा है। माना जाता है कि ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिस पर चंद्र नाम भी खुदा है।
ये उस समय के धातु विज्ञान की बेजोड़ तरक्की का सबूत है। तो साम्राज्य अपने शिखर पर है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि शिखर के बाद चुनौतियां आती है। आगे क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। उनका शासनकाल ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज भी अमर है। नालंदा विश्वविद्यालय। बिल्कुल, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहां दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। उनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। और फिर आए स्कंदगुप्त, जिनके समय में एक बहुत बड़ा खतरा उत्तर से आया, हूण। हाँ, हूण मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर और लड़ाकू जनजाति थी। तोरमाण के नेतृत्व में उन्होंने भारत पर जबरदस्त हमला किया। उस समय तो लगा होगा कि साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लग रहा था, लेकिन स्कंदगुप्त एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने हुणों को बुरी तरह हराया और उन्हें भारत से खदेड़ दिया। वाह! उनका एक और बड़ा काम था सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाना, जिसका जिक्र जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इससे पहले कि हम देखें कि ये साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ, जरा इनके प्रशासन पर नजर डालते हैं। मुद्रा, टैक्स, ये सब कैसा था? व्यवस्था काफी अच्छी थी। सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे, चांदी के सिक्कों को रुपयक और आम लेन देन के लिए तांबे के सिक्के या कौड़ियां इस्तेमाल होती थी। और टैक्स? भू राजस्व मतलब जमीन का टैक्स उपज का छठा हिस्सा होता था, जो काफी वाजिब था। प्रशासन में अलग अलग मंत्री होते थे, जैसे महादंडनायक जो आज के चीफ जस्टिस जैसा था, और दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। और मंदिर? भारत में आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उनकी शुरुआत तो इसी काल में हुई थी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का जन्म इसी काल में हुआ। झांसी का दशावतार मंदिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पहला मंदिर माना जाता है जिस पर शिखर यानी ऊंचा टावर बनाया गया। और हाँ, औरंगाबाद की अजंता की गुफाओं की अद्भुत चित्रकारी का ज्यादातर काम भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो फिर इतना महान साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? धीरे धीरे होड़ों के लगातार हमलों और आंतरिक कमजोरियों की वजह से ये महान साम्राज्य बिखर गया। इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का सूरज डूबा, उत्तर भारत में एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया और इस शून्य को भरने के लिए एक नया वंश सामने आया। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश? हाँ, इसका केंद्र आज के हरियाणा में थानेश्वर था और इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश के सबसे पहले शक्तिशाली राजा हुए प्रभाकर वर्धन, जिनके 3 बच्चे थे। हाँ, बड़ा बेटा राज्यवर्धन, बेटी राज्यश्री और सबसे छोटा बेटा हर्षवर्धन। और यहीं से कन्नौज को लेकर एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से की। हाँ। लेकिन बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री का अपहरण कर लिया। हाँ, और इसी संकट के बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी। और यहीं से प्राचीन भारत के अंतिम महान हिंदू साम्राज्यों में से एक की कहानी शुरू होती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो पहला, गुप्तवंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। कला, विज्ञान और साहित्य का शिखर उन्होंने हमें शून्य दिया, कालिदास दिए और एक मजबूत सांस्कृतिक नींव दी। और दूसरा ये कि वर्धन वंश गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व हर्षवर्धन ने किया। तो ये थी गुप्त और वर्धन राजवंशों की कहानी, जिसमें परीक्षा के लिए जरूरी लगभग हर बिंदु को हमने छूने की कोशिश की है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। गुप्त काल के इतने सारे विकास, शून्य की खोज से लेकर कालिदास की रचनाओं तक के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी कमजोरियां रही होंगी जिनके कारण इतना बड़ा साम्राज्य बाहरी आक्रमणों या आंतरिक समस्याओं के आगे टिक नहीं पाया? सोचिएगा जरूर।